हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चक्र। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टेंशन इन द स्ट्रिंग। मतलब स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन आता है, जो कि एक टाइप का फोर्स है, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और ये फोर्स जो रस्सी के अंदर जिसकी हम बात कर रहे हैं वो एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। मतलब ये फोर्स तभी होगा जब आप कोई एक बॉडी किसी रस्सी के किसी स्ट्रिंग के कॉन्टैक्ट में होगा और उस रस्सी को किसी ने स्ट्रेच किया है। ये फोर्स तब आता है जब रस्सी स्ट्रेच्ड होता है। ठीक है, ये फोर्स है क्या, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखो, जैसे मान लो एक फ्लोर है, सॉरी ऊपर आपका जो रूफ है, रूफ से एक रस्सी लटक रहा है। इस रस्सी को पकड़ के आप नीचे खींच रहे हो। ठीक है, कोई बंदा है, इसको पकड़ के नीचे खींच रहा है। अब इससे होगा क्या बताओ। अगर मैं मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके इसकी बात करूं तो एक्चुअली रस्सी जो है वो ऑब्वियसली बात है मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है, राइट। तो अगर सपोज करो यहाँ पे मैं किसी एक पॉइंट पे मॉलिक्यूल्स की बात करूँ, तो जब आप रस्सी को खींचते हो, नीचे स्ट्रेच करते हो, तो होता क्या है कि ये जो मॉलिक्यूल्स है इस पर फोर्स लगता है नीचे की ओर। मैं यहाँ पे इस पॉइंट पे जो मॉलिक्यूल्स है उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, आप यहाँ का भी ले सकते हो, यहाँ का भी ले सकते हो। फिलहाल किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे मान लो ये जो मॉलिक्यूल्स है, ऑब्वियस सी बात है कि जब आप रस्सी को नीचे खींच रहे हो तो रस्सी के इन मॉलिक्यूल्स पे नीचे की ओर फोर्स लगता है और आप इन मॉलिक्यूल्स को बाकी सारे मॉलिक्यूल्स से अलग करने की कोशिश करते हो नीचे खींचकर। अब देखो, रस्सी के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, राइट, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के वजह से ये जो मॉलिक्यूल्स जिसको आप अलग करने की कोशिश कर रहे हो वो अलग नहीं होता। तो ये बाकी जो मॉलिक्यूल्स बच गए वो क्या करती हैं, इन मॉलिक्यूल्स को ऊपर की ओर एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाकर उसको वहीं पर रखने की कोशिश करती है, अपने से अलग नहीं होने देना चाहती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में बाकी सारे मॉलिक्यूल्स मिलकर इस पर फोर्स लगा रहे हैं और इसको पुल कर रहे हैं ताकि ये मॉलिक्यूल्स अलग ना हो जाए। तो रस्सी जो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लगाता है, कब लगाता है बताओ, जब आपने स्ट्रेच किया, मॉलिक्यूल्स दूर, मॉलिक्यूल्स को अलग करने की कोशिश कर रहे हो, तो रस्सी क्या करेगा, उन मॉलिक्यूल्स को अलग नहीं होने देगा अपने से और ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाकर उसे पुल किया रहेगा। ये जो फोर्स डेवलप होता है रस्सी के अंदर, इसको बोला जाता है टेंशन। टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो ये टेंशन सिर्फ रस्सी में ही नहीं होता, बल्कि कोई भी एक ऐसा पतला ऑब्जेक्ट अगर आप लोगे, पतला लंबा ऑब्जेक्ट, जैसे कि रस्सी बोल लो या फिर एक पतला सा वायर बोल लो, या इनफैक्ट अगर एक बहुत पतला आप रॉड भी लेते हो तो उसमें भी इस तरह का टेंशन डेवलप होता है। रॉड के टेंशन की बात हम लोग अलग वीडियो में करेंगे। फिलहाल हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग या वायर में जो टेंशन डेवलप होता है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली हम लोग स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से ये टेंशन डेवलप हो जाता है जो कि एक्चुअली रस्सी के मॉलिक्यूल्स के बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही है, राइट। तो यहाँ पे देखो, एक्चुअली ये मैंने यहाँ पे मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल लिया, पर इनफैक्ट जब आप फोर्स लगाते हो इस रस्सी पे, उसको नीचे खींचते हो, तो इनफैक्ट आप किसी भी पॉइंट पे, जैसे मैं इस पॉइंट पे मॉलिक्यूल्स की बात करूँ, तो इन मॉलिक्यूल्स को भी तो आप नीचे खींच करके बाकी सारे मॉलिक्यूल से अलग करने की कोशिश कर रहे हो, राइट। तो इन मॉलिक्यूल्स पे भी ऊपर की ओर एक टेंशन लगेगा। तो एक्चुअली में हर पॉइंट पे टेंशन लगता है, क्योंकि हर पॉइंट पे जो मॉलिक्यूल्स है उसको आप नीचे खींचकर अलग करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये जो रस्सी के बाकी मॉलिक्यूल्स बच गए वो उनको वापस खींचकर अपने जगह पे रखने की कोशिश करती है। तो वो जो रस्सी के मॉलिक्यूल्स वापस फोर्स लगाती है उसको हम लोग टेंशन बोलते हैं। दैट इज टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो अगर आप सपोज करो बॉडी की बात करें, जैसे कि यहाँ पे जो बॉडी अटैच है, जैसे आपने रस्सी को पकड़ रखा है, मान लो एक हाथ है नीचे में, इस हाथ ने रस्सी को पकड़ रखा है और नीचे खींच रहा है। ठीक है, तो ये हाथ और रस्सी का इस पॉइंट पे कांटेक्ट है। ठीक है, और इसी कांटेक्ट के वजह से आप जो स्ट्रेचिंग कर रहे हो उसके वजह से टेंशन आ रहा है। तो यहाँ पे ये जो हाथ है जो इसको नीचे की ओर खींच रहा है, ध्यान देना थोड़ा, इस पर भी ऊपर की ओर एक फोर्स लगेगा, क्योंकि मैं अपने हाथों से रस्सी को नीचे खींचने की कोशिश करूंगा, लेकिन ये जो रस्सी है, रस्सी के मॉलिक्यूल्स हैं,
वो स्ट्रेच नहीं होना चाहेंगे, वो वापस आपको ऊपर की ओर खींचता है और आपके हाथ पर भी ऊपर की ओर एक फोर्स लगता है, या फिर बोलो कि आपके हाथ पर भी ऊपर की ओर रस्सी टेंशन का फोर्स लगाती है और इस फोर्स से आपके हाथ को ऊपर खींचा जाता है। समझ में आ रहा है? तो अगर किसी रस्सी के साथ कोई ऑब्जेक्ट अटैच्ड है तो उस ऑब्जेक्ट पर भी आपका ये टेंशन वाला फोर्स एक्ट करता है। और कहाँ एक्ट करता है? जिस डायरेक्शन में आप रस्सी को खींच रहे हो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इस बॉडी पे रस्सी क्या करेगी? एक टेंशन का फोर्स लगाएगी और ये टेंशन का फोर्स अलोंग द स्ट्रिंग लगता है, स्ट्रिंग के अलोंग ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। क्लियर है? अगर सपोज करो यहाँ पे हाथ ना होकर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट में लटका दूँ, जैसे ये रस्सी है और इस रस्सी के जगह पे मान लो मैंने एक वजन या वेट लटका दिया, एक ब्लॉक लटका दिया जिसका कुछ ना कुछ वेट है। अब जब ब्लॉक लटक रहा है, ब्लॉक को ऑब्वियसली बात है अर्थ नीचे की ओर खींचेगा, इसका अपना वेट होगा। अब जब ये नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, ये रस्सी के साथ यहाँ पे कांटेक्ट में है। अगर मान लो रस्सी नहीं होता तो ये ब्लॉक नीचे चला जाता, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी उसको नीचे खींच रही है। पर क्योंकि यहाँ से रस्सी के साथ लटका हुआ है तो ये ब्लॉक नीचे नहीं जा पा रहा है। ठीक है, रस्सी ने उसको पकड़ के रखा है तो ये ब्लॉक अपने वेट की वजह से इस रस्सी को नीचे की ओर खींच रहा है। रस्सी हो जाएगा स्ट्रेच्ड। क्योंकि रस्सी स्ट्रेच हो गया तो फिर यहाँ पे टेंशन काम करना शुरू कर देगा और ब्लॉक रस्सी को नीचे की ओर खींच रहा है अपने वजन के वजह से, तो रस्सी भी इस ब्लॉक को ऊपर की ओर खींचेगा और ऊपर की ओर एक टेंशन वाला फोर्स लगाएगा, टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो अगेन ये ब्लॉक पे टेंशन ऊपर की ओर लग रहा है। बात आई समझ में? ठीक है, इस तरीके से टेंशन किसी बॉडी पर काम करता है जब वो स्ट्रेच्ड रस्सी के कांटेक्ट में होता है। क्योंकि ये फोर्स तभी पॉसिबल है जब बॉडीज का रस्सी के साथ कांटेक्ट हो, इसलिए एक्चुअली में जो टेंशन इन द स्ट्रिंग है वो एक कांटेक्ट फोर्स है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है ये चीज़? ठीक है, तो यहाँ तो ये क्लियर हुआ कि रस्सी के अंदर रस्सी के अंदर या स्ट्रिंग के अंदर टेंशन फोर्स कैसे काम करता है और कैसे एक्ट करता है। अब इस जो फोर्स ऑफ टेंशन है, इस टेंशन के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको नोट डाउन कर लेना चाहिए, जो आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। तो सबसे पहला चीज़, टेंशन हमेशा पुल करता है अपनी ओर। रस्सी जो है, रस्सी हमेशा बॉडी को पुल करती है, रस्सी पुश नहीं कर सकती। समझ में आ रहा है? जैसे कि अगर सपोज करो यहाँ पे एक ब्लॉक है, ठीक है, और ये ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है। अगर सपोज करो यहाँ पे एक रस्सी बांधा किसी ने, इस ब्लॉक में रस्सी बांध दिया किसी ने और इस रस्सी को यहाँ से पकड़ के कोई खींच रहा है, ये हाथ लगा के इसको पकड़ के कोई खींच रहा है इस डायरेक्शन में, तो क्या होगा बताओ? अब हम देखते हैं कि टेंशन कैसे काम करता है। टेंशन हर उस जगह से काम करेगा जहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। देखो, जैसे कि ये आदमी का कांटेक्ट है इस रस्सी के साथ, रस्सी को वो खींच रहा है, इसका मतलब रस्सी स्ट्रेच्ड है, तो रस्सी टेंशन फोर्स एग्जर्ट करेगी बॉडी पे। तो रस्सी का इस आदमी के हाथ के साथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसका मतलब इस आदमी के हाथ पर टेंशन का फोर्स लगेगा। दूसरी बात ये कि रस्सी का जो दूसरा एंड है वो इस ब्लॉक के साथ अटैच्ड है, अगेन यहाँ पे कांटेक्ट है, तो ये रस्सी इस ब्लॉक पर भी टेंशन फोर्स एग्जर्ट करेगी और टेंशन फोर्स हमेशा बॉडी को पुल करती है, तो रस्सी भी क्या करेगी? पुल करेगी, राइट। तो यहाँ पे इस ब्लॉक को इस डायरेक्शन में ऐसे पुल करेगी तो टेंशन इस डायरेक्शन में लगेगा। अब ये टेंशन किस पे लग रहा है? इस ब्लॉक पे लग रहा है, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से इस तरह से दूर लग रहा है। यहाँ पे भी क्या होगा? इस हाथ को जो रस्सी है अब ऐसे नहीं धकेलेगी, क्योंकि रस्सी धकेल नहीं सकती है। रस्सी जो टेंशन जो है वो सिर्फ पुल कर सकती है, पुश नहीं कर सकती है। तो अगर यार यहाँ पे अगर सपोज करो इसके हाथ पे मैंने ऐसा टेंशन बना दिया, तो इसका मतलब क्या? कि टेंशन इसके हाथ को पुश कर रही है। दैट इज नॉट राइट। टेंशन रस्सी में जो होता है वो सिर्फ बॉडी को पुल कर सकती है, खींच सकती है, पुश नहीं कर सकती। तो यहाँ पे टेंशन का डायरेक्शन, इस हाथ पे जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है टेंशन का, वो ऐसे होगा। समझ में आ रही बात? ठीक है, यहाँ पे अगेन मैं ये फोर्स ऐसे नहीं बना सकता, क्योंकि इस तरह से टेंशन बनाने का मतलब है कि टेंशन इस बॉडी को पुश कर रही है, पुश नहीं कर सकती, सिर्फ अपनी ओर खींच सकती है। तो टेंशन कैन ओनली पुल। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि टेंशन
कैन ओनली पुल। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा जब भी आप टेंशन के फोर्स का डायरेक्शन बना रहे हो किसी भी बॉडी पे, ठीक है। इसको एक और तरीके से ध्यान में रखा जा सकता है कि जहां कहीं भी आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, टेंशन हमेशा रस्सी के अलॉन्ग लगेगा, और जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से दूर लगेगा, इट विल बी अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो जैसे यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है, रस्सी के अलॉन्ग टेंशन लगेगा और इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से दूर लगेगा, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की ओर टेंशन नहीं लगेगा कभी, ठीक है। ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि टेंशन हमेशा खाली पुश कर सकती है, पुल नहीं कर सॉरी टेंशन खाली हमेशा पुल कर सकती है, पुश नहीं कर सकती है। तो ये पुल करेगी ऐसे, तो टेंशन विल ऑलवेज एक्ट अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब इसके हाथ पे भी टेंशन लग रहा है, यहाँ पे भी एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो अगेन रस्सी के अलॉन्ग टेंशन हमेशा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के दूर लगेगा। बात आ रही है समझ में, क्लियर है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर सपोज करो यहाँ पे एक ब्लॉक है, इसके साथ अटैच्ड दूसरा एक ब्लॉक है, और उसके बाद फिर यहाँ से आपने क्या किया, एक पुली लगा दिया। पुली पता है ना, पुली पता है, जो ये इस छोटा सा व्हील होता है, इस व्हील के ऊपर हम रस्सी रख देंगे तो ये रस्सी जो है उसके ऊपर इस तरह से मूव करता जाएगा। जैसे कि अगर मान लो आपने देखा होगा कुआं होता है, कुआं पता है, वेल, तो उस कुएं में पानी निकालने के लिए एक व्हील लगा रहता है, उस व्हील के ऊपर से रस्सी रहता है और उस रस्सी को हम व्हील के ऊपर से खींचते हैं। तो वो जो छोटा सा व्हील होता है, पहिया होता है, उसको हम लोग पुली बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग मान लो एक फ्लोर है यहाँ पे इस तरह से, और यहाँ पे पुली अटैच कर रखा है, यहाँ पे 2 ब्लॉक्स रखे हुए हैं, और यहाँ पे हमने क्या किया, इस पे एक और वज़न, एक और मास यहाँ पे अटैच कर दिया। अब बताओ इस सिस्टम में हम टेंशन कहाँ कहाँ और कैसे बना सकते हैं। टेंशन क्या बोला मैंने, यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, और यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो यहाँ पे इन हर पॉइंट्स पे आपका टेंशन लगेगा। यहाँ पे टेंशन कैसे लगेगा बताओ, पुल करेगा तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अवे टेंशन यहाँ लगेगा। अगेन इसको रस्सी ऐसे खींचेगी इस डायरेक्शन में, ऐसे पुश नहीं करेगी, पुल करेगी, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से दूर रस्सी के अलॉन्ग टेंशन यहाँ लगेगा। अगेन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से दूर रस्सी के अलॉन्ग टेंशन यहाँ लगेगा, और इस ब्लॉक पे भी टेंशन ऊपर की ओर लगेगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से दूर लगेगा। समझ में आई बात। इस तरह से टेंशन के फोर्सेस हर जगह पे एक्ट करेंगे, राइट। टेंशन इन द स्ट्रिंग सिर्फ पुल करती है, पुश नहीं करती है। इस एग्जाम्पल को आप एक और तरीके से समझ सकते हो, जैसे मैंने अभी यहाँ पे बताया कि अगर सपोज करो आप इस बॉडी को से अगर सपोज करो एक रस्सी अटैच्ड है और इस रस्सी को कोई पर्सन खींच रहा है, तो क्या होगा, रस्सी जो है इस ब्लॉक को पुल करेगी, अपनी ओर खींचेगी, है ना, और पुल करते हुए इस ब्लॉक को भी आगे ले जाएगी। अगर ये आदमी रस्सी को खींच रहा है तो ये ब्लॉक भी यहाँ से हिल जाता है। क्यों हिलता है, क्योंकि टेंशन इसे पकड़ के खींच लेता है, ठीक है। लेकिन अगर सपोज करो आपका जो ब्लॉक है वो इसी पोजीशन पे है, इसके पास रस्सी है, और ये आदमी रस्सी को खींचने के बजाय यहाँ पे खड़े होकर इस रस्सी को धक्का मार रहा है आगे की ओर, ऐसे धक्का मार रहा है रस्सी को, तो ये ब्लॉक यहाँ से आगे हिलेगा क्या। मान लो अगर सपोज करो मैं एक ब्लॉक रखता हूँ यहाँ पे, रस्सी उससे लेता हूँ और रस्सी को ऐसे धक्का मारता हूँ, भाई रस्सी आपकी जो है वो लूज हो जाएगी। समझ में आ रहा है, रस्सी को धक्का मार कर इसको हिला नहीं सकते, तो रस्सी के अंदर का जो टेंशन है वो एक्चुअली में यहाँ पे डेवलप ही नहीं होगा जो कि इस बॉडी को पुश कर सके। तो टेंशन ने पुल कर लिया था, खींच लिया था इसके पहले एग्जाम्पल में, लेकिन टेंशन अब धक्का मार के उसको आगे नहीं ले जा पा रहा है। तो रस्सी को आप धक्का मारकर उसके अंदर टेंशन डेवलप ही नहीं कर सकते। इस तरह से आप अगर इस डायरेक्शन में रस्सी को धक्का मारोगे तो रस्सी स्लैक हो जाएगा, लूज हो जाएगा, देयर विल बी नो टेंशन इन इट। समझ में आ रहा है। इसीलिए रस्सी के अंदर का टेंशन सिर्फ पुल कर सकती है, पुश नहीं कर सकती है। लेकिन अगर मैं रॉड की बात करूं तो रॉड के अंदर का जो टेंशन डेवलप होता है, देखो अगर रॉड को भी आप पकड़ के खींचोगे तो रॉड के अंदर भी टेंशन डेवलप हो जाता है, लेकिन रॉड के अंदर का जो टेंशन होता है वो पुश भी कर सकता है और पुल भी कर सकता है। कैसे, देखो जैसे अगर मान लो यहाँ पे रस्सी के बजाय रॉड होता तब क्या, और इस रॉड को अगर आप धक्का मारते
तो रॉड इसको पुश कर, रॉड के अंदर का जो टेंशन था वो टेंशन इसको आगे की ओर पुश करता और आगे ले जाता। तो रॉड के अंदर का टेंशन पुश भी कर सकता है, और ऑब्वियस बात है जब आप खींचोगे तो टेंशन इसको पकड़ के खींच भी लेगा। मान लो अगर आप इसको ऐसे खींच रहे हो तो टेंशन जो है, टेंशन की वजह से रॉड को खींचोगे, रॉड इट के साथ अटैच है, तो रॉड इसके ऊपर एक टेंशन फोर्स लगाकर इसको खींच भी लेगा। तो रॉड खींच भी सकता है, और रॉड के अंदर का जो टेंशन है वो धक्का भी मार सकता है, वो पुश भी कर सकता है। समझ में आ रही बात? लेकिन स्ट्रिंग के अंदर का जो टेंशन होता है वो सिर्फ और सिर्फ बॉडी को पुल कर सकती है, उसको पुश नहीं कर सकती। आई होप ये पॉइंट क्लियर है टेंशन के रिगार्डिंग, कि टेंशन कैन ओनली पुल, इट कैन नॉट पुश। इसी वजह से आपका जो स्ट्रिंग के अंदर का टेंशन है, इट ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। टेंशन के डायरेक्शंस कैसे होंगे, किस तरह से लग रहा होगा, ये सारा मैंने एक्सप्लेन कर दिया। टेंशन हमेशा जहां भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है बॉडी का रस्सी के साथ, टेंशन स्ट्रिंग के अलॉन्ग उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से दूर लगता है। इससे आपको टेंशन का डायरेक्शन का आइडिया आ जाएगा। राइट, क्लियर है? ओके, चलो अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। तो बात करते हैं अब अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट की, कि अगर सपोज करो आपका स्ट्रिंग मासलेस है, आप जो रस्सी यूज कर रहे हो, स्ट्रिंग यूज कर रहे हो, इफ योर स्ट्रिंग इज मासलेस। मासलेस मतलब उसका मास नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपका स्ट्रिंग जो आप यूज कर रहे हो उसका मास 0 हो, लेकिन अगर आपका स्ट्रिंग का मास बहुत ही कम हो, वो बहुत ही हल्का हो, इतना कम कि हम उसका मास नेग्लेक्ट कर सकते हैं और 0 मान सकते हैं, तब हम बोलते हैं कि आपका जो स्ट्रिंग है वो मासलेस है। ठीक है, समझ में आया? मासलेस को लिटरली नहीं लेना है कि हाँ उसका मास 0 हो जाएगा। देखो, अगर आपके पास स्ट्रिंग है तो उसका मास 0 कैसे हो सकता है? कुछ ना कुछ तो मास होगा ही ना। लेकिन आपके सिस्टम में जो बॉडीज़ है जिस पर स्ट्रिंग टेंशन लगा रही है, और अगर उन बॉडीज़ के कंपैरिजन में स्ट्रिंग का मास एकदम ना के बराबर हो, बहुत ही कम हो, तब आप उस स्ट्रिंग को मासलेस बोल सकते हो। जैसे कि अगर आपके पास एक बॉडी है और वो 100 किलो का है, 100 kg, और आपने एक स्ट्रिंग उससे अटैच कर दिया जो उस पर टेंशन फोर्स लगा रहा है, और ये स्ट्रिंग का जो मास है वो लगभग मान लो 10 ग्राम या 100 ग्राम के आस 10 ग्राम के आसपास हो, तो ये 10 ग्राम इस 100 kg के कंपैरिजन में ना के बराबर है। समझ में आ रही बात? तो ऐसे केस में आप स्ट्रिंग को मासलेस बोल सकते हो। जब आपका स्ट्रिंग मासलेस होता है तो स्ट्रिंग के अलॉन्ग जो भी टेंशन लग रहा होता है, स्ट्रिंग के हर पॉइंट पे आपका टेंशन इक्वल होगा, सेम होगा। ठीक है, जैसे अगर सपोज करो यहाँ पे एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक को टेंशन, इस ब्लॉक से रस्सी आपने अटैच कर रखा है, और ये बंदा क्या कर रहा है, इसको खींच रहा है। तो यहाँ पे देखो, हर पॉइंट पे रस्सी के अंदर जो टेंशन होगा वो टेंशन सेम होगा। यहाँ पे भी टेंशन, यहाँ पे भी टेंशन, यहाँ पे भी टेंशन इक्वल होगा। मतलब हर पार्ट को, रस्सी के हर पार्ट पर सेम टेंशन फोर्स अप्लाई हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं पूछूं कि ये जो आदमी है, ये आदमी पर टेंशन फोर्स कितना लग रहा है इस आदमी के हाथ पे, और उसका डायरेक्शन क्या है, तो डायरेक्शन आपको पता है, अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टेंशन इस डायरेक्शन में लग रहा है, और यहाँ पे इस ब्लॉक पे टेंशन इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो क्योंकि आपका स्ट्रिंग मासलेस है, तो ये दोनों टेंशन का वैल्यू बराबर होगा, इक्वल होगा, क्योंकि हर पॉइंट पे टेंशन का वैल्यू इक्वल होता है इफ योर स्ट्रिंग इज मासलेस। क्लियर है ये चीज़? समझ में आ रही बात? ठीक है, दूसरी बात ये कि अगर सपोज करो आपका स्ट्रिंग जो है वो मासलेस और फ्रिक्शनलेस तो है, अगर मान लो मासलेस के साथ फ्रिक्शनलेस भी है, इफ योर स्ट्रिंग इज फ्रिक्शनलेस, का मतलब क्या मैं बता रहा हूँ। अब थोड़ा सा एग्जांपल थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। मान लो ये जो रस्सी है ये इस तरह से पुली से होकर गुजर रही है, ये यहाँ पे इस तरह से रखा हुआ है, और ये एक पुली है यहाँ पे, इस पुली से होकर गुजर रही है, और नीचे में आपका यहाँ पे वेट रखा हुआ है। ठीक है, तो पहली बात तो आपका स्ट्रिंग मासलेस भी होना चाहिए और फ्रिक्शनलेस भी होना चाहिए। दोनों चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करते हैं। योर स्ट्रिंग इज मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस। अगर दोनों है, फ्रिक्शनलेस है, इसका मतलब क्या, देखो एक्चुअली में जो स्ट्रिंग है
अगर मान लो ये ब्लॉक यहाँ पे आपने अटैच कर दिया तो ये ब्लॉक नीचे जाने लगेगा और इसको भी ये खींचने लगेगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका ये जो स्ट्रिंग है वो इस पुली के ऊपर से इस तरह से मूव करने लगेगा, राइट। अब क्योंकि ये मूव कर रहा है तो यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं कि ये जो पुली है और ये स्ट्रिंग है इसके बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, नो फ्रिक्शन। हम ऐसा सिचुएशन मान के चल रहे हैं क्योंकि आपका स्ट्रिंग फ्रिक्शनलेस है। जब स्ट्रिंग किसी पर मूव करेगा किसी ऑब्जेक्ट पे, जैसे कि ये पुली के कांटेक्ट में है, तो किसी सरफेस के कांटेक्ट में अगर आपका स्ट्रिंग है और वो मूव करेगा तो वहाँ पे वो फ्रिक्शन डेवलप नहीं होता है, फ्रिक्शन फोर्स डेवलप नहीं होता है। ऐसा स्ट्रिंग है आपका। सो इफ योर स्ट्रिंग इज मासलेस, पहले तो मासलेस है। दूसरी बात, किसी भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे या फिर किसी सरफेस के अलॉन्ग जब वो मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन भी डेवलप नहीं कर रहा है, नो फ्रिक्शन। ऐसे सिचुएशन में हर पॉइंट पे आपका टेंशन जो होगा वो इक्वल होगा, इवन इफ देयर इज अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द स्ट्रिंग। मतलब अगर बीच में आपका यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गया, देखो वैसे तो मासलेस था, इसके वजह से टेंशन हर पॉइंट पे सेम था, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, ये सिचुएशन अलग क्यों है, क्योंकि बीच में एक ऐसा पॉइंट आ गया है जहां पे वो किसी और सरफेस पे मूव कर रहा है, स्लाइड कर रहा है, मूव कर रहा है एक्चुअली में यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, लेकिन अगर फ्रिक्शन नहीं है तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे जो टेंशन होगा, अब देखो यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो टेंशन यहाँ पे भी होगा, और हमेशा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से टेंशन दूर भागती है। तो यहाँ पे भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो टेंशन यहाँ पे भी आएगा, ध्यान रखना। और ये टेंशन किस पे लग रहा है, इस पुली पे लग रहा है। इस पुली को ये रस्सी जो है इस टेंशन से खींच रहा है। दूसरी बात ये कि ये टेंशन ऐसे भी लगेगा, अगेन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से दूर भाग रहा है, तो इस पुली पे टेंशन ऐसे भी लग रहा है, ऐसे भी लग रहा है, और यहाँ पे तो टेंशन ऊपर लग ही रहा था। ये सारे के सारे टेंशन्स का वैल्यू सेम होगा। अगर आपका रस्सी मासलेस तो होना ही चाहिए टेंशन सेम होने के लिए, साथ साथ फ्रिक्शनलेस भी है, तो किसी सरफेस पे अगर वो मूव करती है तो वो फ्रिक्शन नहीं होता उसके अंदर, राइट, क्लियर है। लेकिन अगर फ्रिक्शन रहा तो इफ स्ट्रिंग इज, देखो टेंशन सेम होने के लिए मासलेस का होना जरूरी है, लेकिन अगर आपका रस्सी मासलेस है, इफ योर स्ट्रिंग इज मासलेस बट नॉट फ्रिक्शनलेस, पर फ्रिक्शनलेस नहीं है, तब क्या होगा। अगर ये पुली नहीं होता, बीच में ऐसा कोई सरफेस नहीं होता जिस पर रस्सी मूव कर रही है, तब तो फ्रिक्शन की बात ही नहीं करते ना हम लोग। मासलेस था, हर जगह पे टेंशन सेम होता, लेकिन यहाँ पे क्योंकि एक ऐसा सरफेस है जिस पर ये रस्सी मूव कर रही है और अब फ्रिक्शन भी है, ठीक है, तो जहाँ कहीं आपको सरफेस दिखाई दिया जिस पर आपका रस्सी मूव कर रही है और रस्सी में फ्रिक्शन है, इफ इट इज नॉट फ्रिक्शनलेस, फ्रिक्शन है, तो उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे आपका टेंशन बदल जाएगा। मतलब ये यहाँ पे टेंशन तो T होगा, लेकिन यहाँ पे टेंशन अब बदल जाएगा, T1 हो जाएगा, T1 हो जाएगा। अब यहाँ से फिर जब तक कोई दूसरा सरफेस नहीं आता है जहाँ पे रस्सी मूव कर रही है तो फ्रिक्शन पे डिस्टर्ब नहीं करेगा, तो यहाँ के बाद फिर टेंशन सेम होगा हर जगह पे, और इससे पहले टेंशन सेम होगा क्योंकि कोई दूसरा सरफेस नहीं है जहाँ पे रस्सी मूव कर रही है। समझ में आ रहा है। तो अगर रस्सी में फ्रिक्शन है और आपका रस्सी मासलेस है तो भी टेंशन बदलेगा, लेकिन टेंशन कहाँ बदलेगा, जहाँ पे ऐसा कोई सरफेस आए जिस पे रस्सी मूव कर रही है, जैसे ये पुली। उसके पहले देखो हर जगह पे टेंशन सेम है, टी 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 टी, इसके बाद बदल जाएगा। ऐसा सरफेस आ गया जहाँ पे वो किसी ऐसा सरफेस आ गया जहाँ पे रस्सी मूव कर रही है, इसके बाद फिर T1 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 हर पॉइंट पे फिर से सेम होगा यहाँ तक। समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो फ्रिक्शन के वजह से इस सरफेस पे क्योंकि वो मूव कर रहा है आपका टेंशन यहाँ से बदल जाएगा। तो ये तो केस हो गया स्ट्रिंग इज मासलेस बट नॉट फ्रिक्शनलेस। अब बात करते हैं कि अगर स्ट्रिंग मासलेस नहीं है तो क्या। इफ स्ट्रिंग इज नॉट मासलेस, मतलब स्ट्रिंग भारी है, हैवी है। इफ स्ट्रिंग इज नॉट मासलेस, तब क्या होगा। तब भाई सिंपल सी बात है कि आपका हर पॉइंट पे, रस्सी के हर पॉइंट पे टेंशन अलग अलग होगा, ठीक है। यहाँ एक ब्लॉक है,
इससे आपने रस्सी को अटैच कर दिया है और यहाँ से कोई बंदा इसको खींच रहा है पकड़ के, ठीक है, डायग्राम ऐसे ऐसे पकड़ के खींच रहा है। तो क्या होगा, एक टेंशन यहाँ पे डेवलप होगा, इस टेंशन से इस बॉडी को खींचा जाएगा, इसके हाथ को खींचा जाएगा, यहाँ पे भी टेंशन होगा। इनफैक्ट हर पॉइंट पे टेंशन का वैल्यू अलग अलग होता जाएगा और सबसे ज़्यादा टेंशन जो होगा वो इस एंड पे होगा, यहाँ पे जहाँ से बॉडी को डायरेक्टली खींचा जा रहा है, ये वाला टेंशन जो होगा वो मैक्सिमम होगा। इस एंड पे, जिस एंड से रस्सी को खींचा जा रहा है उस एंड पे टेंशन का वैल्यू मैक्सिमम होगा। और जिस एंड, जो दूसरा एंड है जो कि कहीं से अटैच्ड है, यानी कि ये वाला, इस एंड पे मैक्सिमम हो गया, इस एंड पे जो दूसरे बॉडी से अटैच्ड है यहाँ पे आपका टेंशन जो होगा वो मिनिमम होगा, ठीक है। तो ये मैक्सिमम टेंशन वाला पॉइंट है, वो एंड जहाँ पे डायरेक्टली फोर्स लगा के खींचा जा रहा है, और दूसरा एंड जो होगा वहाँ पे टेंशन सबसे कम होगा। और धीरे धीरे आप जैसे जैसे ऐसे अंदर आते जाओगे तो हर पॉइंट पे टेंशन डिक्रीज होता जाएगा मैक्सिमम से मिनिमम तक। ये कब होगा, जब आपका रस्सी भारी होगा, हैवी होगा, ठीक है, रस्सी आपका मासलेस नहीं है। ओके, क्लियर, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, इफ स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल, इफ स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल, तब क्या होगा। इनएक्सटेंसिबल का मतलब क्या होता है, जो कि स्ट्रेच नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे कि रबर की बात करूं मैं, तो रबर जो है वो एक्सटेंसिबल होता है। तो एक्सटेंसिबल होगा तो सिचुएशन देखो कैसा हो जाता है। जैसे अगर मान लो यहाँ पे दो ब्लॉक्स पड़े हुए हैं और दो ब्लॉक्स आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है, और किसी ने मान लो यहाँ से इसको पकड़ के खींचा, फोर्स लगाया, किसको फोर्स लगाया, ये पहले वाले ब्लॉक पे। तो देखो पहला वाला ब्लॉक, अगर मान लो बीच में एक रबर जैसा लगा हुआ है कुछ, ठीक है, रबर लगा हुआ है, तो क्या होगा, रबर स्ट्रेच हो सकता है। तो आप इस पर फोर्स लगाओगे तो ऐसा पॉसिबल है कि ये ब्लॉक आगे निकल जाए और ये ब्लॉक वहीं का वहीं पड़ा हुआ रहे। तो मतलब इसका तो एक्सेलरेशन आपने देख लिया कि हाँ इसका कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन है इस बॉडी का, पर ये हो सकता है कि इस बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो हो जाए, है ना, क्योंकि आपका रबर बीच में से स्ट्रेच हो रहा है, आपने फोर्स लगाया तो ये आगे निकल गया, ये वहीं का वहीं रह गया। और बाद में जब आप ज़्यादा फोर्स लगाओ तो हो सकता है कि बाद में ये भी आगे मूव होने लगे। दोनों मूव होंगे, लेकिन ये क्लियर है कि ये ज़्यादा फास्ट मूव हो रहा है, ये ज़्यादा स्लो मूव हो रहा है। इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा है और इसका एक्सेलरेशन कम है, जो ब्लॉक्स अटैच्ड है। उसी तरह से अगर मान लो तीन ब्लॉक्स अटैच्ड हों और फिर अगर आप फोर्स लगाओ तो तीनों ब्लॉक अलग अलग एक्सेलरेशन के साथ यहाँ पे मूव कर सकते हैं। अगर मैं बीच में रबर लटका दूँ तो, या रबर जैसा कुछ यहाँ पे इन दोनों को अटैच कर दो और इन दोनों के बीच में भी ऐसे ही रबर से अटैच कर दो इनको, तो अगर आप पहले वाले ब्लॉक को खींचोगे तो ज़रूरी नहीं है कि जितना पहला वाला ब्लॉक फास्ट जा रहा है उतना ये भी जाए उतना ये भी जाए। सबका एक्सेलरेशन अलग अलग हो सकता है। इसका एक्सेलरेशन A1, इसका A2, इसका A3, एक कम तो दूसरा ज़्यादा। लेकिन अगर मैंने इसके बीच में एक रस्सी लगा दिया, मान लो इसके बीच में मैंने एक रस्सी लगा दिया और वो रस्सी, वो स्ट्रिंग क्या है आपका, इनएक्सटेंसिबल है, मतलब वो स्ट्रेच नहीं हो सकता। तब क्या होगा, तब अगर आप उसको खींचोगे तो जितना ज़ोर से ये आगे जाएगा ये भी इसको भी रस्सी पकड़ के उतना ही ज़ोर से आगे ले जाएगा, क्योंकि अब ये स्ट्रेच नहीं हो सकता, है ना। इसका जो लेंथ है वो फिक्स्ड है। अगर 5 मीटर है तो 5 मीटर ही रहने वाला रस्सी का स्ट्रिंग, बढ़ेगा नहीं, स्ट्रेच नहीं होगा, इनएक्सटेंसिबल है। तो अगर आप इस ब्लॉक को आगे लेके चले जाओगे 1 मीटर, जितना फास्ट आगे लेके जा रहे हो, तो ये रस्सी भी क्या करेगा, इसको पकड़ के 1 मीटर इसको भी आगे ले आएगा। इन शॉर्ट दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। जितना फास्ट ये बॉडी आगे जाएगा उतना ही फास्ट ये भी आगे जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो अगर आपका स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है और आपने 2-3 बॉडीज को उसके साथ रस्सी के साथ अटैच कर रखा है और फिर एक बॉडी को आप खींच रहे, तो पूरे के पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन सेम होगा। ठीक है,
दो के बजाय अगर मैं 3 बॉडीज भी यहाँ पे अटैच करता हूँ, 4 बॉडीज भी यहाँ पे अटैच करता हूँ, और अगर मैं एक पर फोर्स लगा रहा हूँ, तो ये याद रखना कि सारे के सारे बॉडीज का एक्सेलरेशन सेम होगा, सब सेम एक्सेलरेशन से आगे भागेंगे. सो इफ योर स्ट्रिंग इज inextensible, then acceleration of each blocks attached with the string will be same. ठीक है. ओके, चलो एक लास्ट पॉइंट और आपको नोट डाउन कर लेना चाहिए, जो कि है, देखो अगर सपोज करो आपका यहां पे एक स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग के साथ आपने दूसरा ब्लॉक अटैच कर रखा है और उसके बाद आप यहां पर 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो तो आप ब्लॉक पे 50 न्यूटन का फोर्स लगाओगे तो इससे क्या होगा, ये ब्लॉक आगे भागने की कोशिश करेगा, इससे ये जो स्ट्रिंग है वो स्ट्रेच होने लगेगा. हाँ, स्ट्रेच इन द सेंस स्ट्रिंग को वो खींचेगा. तो स्ट्रिंग क्या करेगी, इस डायरेक्शन में अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इस पर टेंशन फोर्स लगाएगी. ठीक है, और यहाँ भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो इस ब्लॉक पे भी इस डायरेक्शन में टेंशन फोर्स लगाएगी. अब देखो इस टेंशन की वजह से ये ब्लॉक भी इसके साथ आगे निकलेगा, क्योंकि ये टेंशन क्या कर रहा है, इस ब्लॉक को अपनी तरफ पुल करके आगे ले जा रहा है. तो अगर मैं इस ब्लॉक को 50 न्यूटन फोर्स से पुल करता हूं तो ये भी आगे जाएगा, ये भी आगे जाएगा. और अभी मैंने बताया था कि अगर ये स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है, स्ट्रेच नहीं हो सकता, फैल नहीं सकता, तो फिर दोनों का एक्सेलरेशन जो होगा वो सेम होगा. ठीक है, लेकिन अब हम यहाँ पे जो टेंशन की बात करें तो टेंशन का कोई भी वैल्यू हो सकता है. ठीक है, ये जो टेंशन यहाँ पे दिख रहा है आपको, इसका वैल्यू जो होगा वो कुछ भी हो सकता है. ज़रूरी नहीं है कि आपने 50 न्यूटन का फोर्स लगाया है तो यहाँ पे टेंशन भी 50 न्यूटन का हो, बिकॉज बीच में एक ब्लॉक आ रहा है. आपने ब्लॉक को ज़रूर 50 न्यूटन से खींचा है, लेकिन अब ये टेंशन कितना इस पर डेवलप हुआ वो डिपेंड करेगा इसके ऊपर, इस ब्लॉक पे डिपेंड करेगा, इस ब्लॉक का क्या मास है. ओके, क्लियर है. लेकिन अगर इस पूरे सिचुएशन में हम थोड़ा सा चेंजेस ले आए, हम ब्लॉक को खींचने के बजाय अगर सपोज करो डायरेक्टली इस रस्सी को ही खींच ले, ऐसे पकड़ के, डायरेक्टली रस्सी को ही पकड़ के खींच ले, मतलब इस रस्सी का जो एंड है ना, इस एंड पे ही अगर फोर्स लगा दे 50 न्यूटन का, और बीच में कोई दूसरा मास नहीं है, डायरेक्टली अगर आप रस्सी के एंड पे ही फोर्स लगा रहे हो तो इसमें जो भी टेंशन डेवलप होगा दैट टेंशन विल बी इक्वल टू योर फोर्स. जितना फोर्स लगाओगे उतना ही टेंशन डेवलप होगा. तो फोर्स 50 न्यूटन है तो टेंशन भी 50 न्यूटन होगा. राइट. सो इफ स्ट्रिंग इज पुल्ड डायरेक्टली, जो एंड है आपका, एंड पे आप डायरेक्टली अगर फोर्स लगाओगे तो जो फोर्स लगा रहे हो वही आपका टेंशन का वैल्यू होगा. टेंशन विल बी 50 न्यूटन अगर बीच में कोई दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं है तो. बट अगर आपका बीच में भी कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को अगर आप खींच रहे हो, तब अगर ये टेंशन डेवलप हो रहा है, तब उस केस में इस टेंशन का वैल्यू अलग आएगा, 50 न्यूटन नहीं आएगा. समझ में आ रही है बात. सो लास्ट पॉइंट ये भी ध्यान रखना कि अगर किसी रस्सी को आप डायरेक्टली खींचते हो तो जो फोर्स से खींच रहे हो उतना ही फोर्स टेंशन का भी होगा. टेंशन विल बी इक्वल टू फोर्स अप्लाइड if string is directly pulled by the force. Okay, so this was all about tension in the string.